हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं विक्रम और आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने राजस्थान पुलिस के लिए एक सीरीज शुरू की है साइंस से संबंधित, इसके पिछले लेक्चरों में यदि आप रोजाना मेरे साथ 8 बजे जुड़े होंगे तो इस प्रकार की जो तमाम जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनको हमने यहाँ से पढ़ना यहाँ से शुरू किया है और इसके 7 लेक्चर पूरे हो चुके हैं। ये 8वें नंबर का लेक्चर है। यदि आपने इसके पीछे के लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। उस लिंक के माध्यम से उन सभी क्लासों को आप 1 बाय 1 करके देखते आइएगा, जिससे कि कुछ जुड़ाव की चीजें हैं वो आप लोग यहां से समझ सकें। चलिए तो देखिए, बढ़ते हैं। आज यहां से देखने वाले 71 नंबर के क्वेश्चन से पढ़ना यहां से शुरू करेंगे। इससे पहले हमने 70 क्वेश्चनों को पूरा किया है। यदि उन तमाम पीछे वाले पार्टों में यदि आप लोग मेरे साथ सफर किए होंगे तो आप लोगों ने जाना होगा। चलिए तो देखिए, पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कि एकॉस्टिक विज्ञान की शाखा है। एकॉस्टिक जो होती हैं ये किस विज्ञान की शाखा से संबंधित होती हैं। ये जेल प्रेरी के पेपर में भी पूछा गया है और राजस्थान पुलिस के पेपर में भी पूछा गया क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम में आपको इसी प्रकार की कुछ क्वेश्चनों से मुलाकात हो सकती है एग्जाम में। तो इस सीरीज के जितने भी पार्ट्स मैं आपको यहां से अवेलेबल करवाऊं उन सभी पार्ट्स में आप 10 से 15 मिनट रोजाना मेरे साथ 8 बजे यहां से सफर करने के लिए तैयार रहा करो। बाकी आप लोग करते ही हैं और बाकी आप प्यार और अपना साथ मेरे साथ यूं ही बनाए रखिएगा, जिससे कि मैं अधिक एनर्जी से यहां से कार्य कर सकूं। जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा गया था एकॉस्टिक विज्ञान, तो देखो यहां से कुछ विज्ञान की शाखाएं ऐसी होती हैं उनको एग्जाम में आपको बहुत सी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि हमारे को ऐसे पूछा जाए परीक्षा में साइटोलॉजी, साइटोलॉजी होता है, एक होता है हिस्टोलॉजी। ये दोनों विज्ञान की शाखाएं ऐसी हैं जो हर साल किसी ना किसी पेपर में देखने को मिलता है इनसे रिलेटिव क्वेश्चन। जैसे आरपीएफ के पेपर उठाए ना पिछले, तो वहां भी ये दोनों क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं कि साइटोलॉजी होती है ये किससे संबंधित होती है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित होती है। साइटोलॉजी की बात करें तो साइटोलॉजी विज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें हम कोशिका का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कोशिका का अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी की बात करें तो हिस्टोलॉजी वो विज्ञान की शाखा होती है जिसमें हम उत्तक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? उत्तक का अध्ययन। लेकिन इसको जो अब ये क्वेश्चंस अब आप लोगों को पूछा गया है ना पिछली परीक्षाओं में, जीडी जाडी के पेपर में ऐसे और पूछा गया है ये क्वेश्चन, वहां आपको उत्तक नहीं मिला। ऐसे ऊपर तो प्रश्न में आप लोगों को ऐसे पूछा गया हिस्टोलॉजी, लेकिन उत्तक ऑप्शन में नहीं मिला। वहां आप लोगों को पूछा गया है कि कोशिकाओं का समय, क्योंकि कोशिकाओं के समय को ही तो हम लोग उत्तक कहते हैं। तो ऐसे भी आपको बदला हुआ रूप इसी क्वेश्चंस का मिल सकता है। जैसे हमने पिछली क्लासों में ऐसे रिएक्टर स्केल से बात की थी कि रिएक्टर जो स्केल होता है ये भी भूकंप से संबंधित होता है, लेकिन भूकंप का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसको मेरे दोस्त कहा जाता है क्या? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप से संबंधित पूछे तो सिस्मोलॉजी होगा, उत्तक से संबंधित पूछे तो क्या होगा? हिस्टोलॉजी। कोशिका से संबंधित पूछे तो साइटोलॉजी होगा। इस क्वेश्चन में हमारे को ध्वनि से संबंधित पूछा गया है कि ध्वनि का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में करते हैं, या आपको एकॉस्टिक के बारे में पूछा जा सकता है। या तो देखो आपको कई बार क्वेश्चन से उत्तर की तरफ आना पड़ता है, कई बार आपको उत्तर से क्वेश्चन की तरफ चलना पड़ता है। तो दोनों तरफ से आप लोगों को जाना आना चाहिए कि जैसे यहाँ तो एकॉस्टिक पूछा तो एकॉस्टिक विज्ञान की किस शाखा से संबंधित होता है? ध्वनि से संबंधित होता है। लेकिन बहुत बार पेपर में आप लोगों को ऐसे भी देखने को मिलता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ध्वनि का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्या? एकॉस्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एकॉस्टिक कहते हैं। सही विकल्प का चुनाव करते तो ए हमारा यहाँ से सही विकल्प होता। बाकी प्रकाश के बारे में, प्रकाश और ध्वनि कुछ यहाँ से गुण इसकी सिमिलरिटी होते हैं कि प्रकाश जो होता है, इस प्रकाश का अध्ययन करने वाली विज्ञान की जो शाखा होती है उसे ऑप्टिक्स या उसे प्रकाशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्टिक्स या उसे प्रकाशिक कहा जाता है। विज्ञान की वो शाखा जिसमें प्रकाश या प्रकाश से संबंधित गुणों का हम अध्ययन करते हैं उसको प्रकाशिकी या ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो क्वेश्चंस के बारे में यहां से आप लोगों ने जाना ही है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपने जवाब यहां से मेंशन कर ही रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और पूछा गया है सीएनजी से क्या तात्पर्य है। एक देखो, बहुत बार आप कंफ्यूज में रहते होंगे। एक तो होता है सीएनजी का पूरा नाम आपको परीक्षाओं में पूछा जाता है, एक एलपीजी का पूछा जाता है। देखो सीएनजी का पूरा नाम तो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है और एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है।
लिक्विफाइड पेट्रोलियम जो गैस यानी कि उसको तो अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलपीजी कहते हैं, और जो सीएनजी होता है इसको कहते हैं क्या, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। क्या कहते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो तात्पर्य क्या है, ऐसा हमें किसी भी ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। इसका जो पूरा नाम है सीएनजी का, वो हमें पूछा गया था। इसका पूरा नाम क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका पूरा नाम होता है। और एलपीजी जो है, इस एलपीजी का पूरा नाम होता है क्या, एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका पूरा नाम होता है। अब देखो यहां से जब आप लोग इसका विस्तारित रूप यदि जान पाते हो, इसके अलावा देखो दो चीजें एक्स्ट्रा और आप लोगों को यहां से ध्यान में रखनी होगी। आपको ऐसे पूछा जाए सीएनजी जो होता है वो किन का मिश्रण होता है और एलपीजी जो होती है वो किसका मिश्रण होता है। ये क्वेश्चन भी पिछली परीक्षाओं में आप लोगों को देखने को मिले हैं पेपर्स में। सीएनजी जो होती है, सीएनजी में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाने वाला इसका होता है वो होती है कौन, मीथेन गैस होती है। कौन सी होती है, मीथेन यानी कि CH4 होती है। CH4 की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है किसमें, सीएनजी में। और एलपीजी में सर्वाधिक पाई जाने वाली जो गैस होती है वो होती है क्या, ब्यूटेन होती है। कौन होती है, ब्यूटेन। कुछ मात्रा में इसमें होता है क्या, प्रोपेन भी होता है। क्या होता है, प्रोपेन भी होता है। सर्वाधिक मात्रा सीएनजी में पूछे तो मीथेन होती है, और एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा पूछी जाए तो बताइएगा क्या, ब्यूटेन। और इसी के साथ आप लोग नोट कर सकते हैं कि सिगरेट का जो लाइटर होता है, इस लाइटर में भी ब्यूटेन गैस भरी जाती है। एलपीजी जो होती है, इस एलपीजी को तो वाहनों में ईंधन के रूप में काम में लेते, एलपीजी जो होती है उसको तो अपन रसोई गैस में ईंधन के रूप में काम में लेते हैं। और सीएनजी जो होती है, इस सीएनजी का प्रयोग हम वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। और सीएनजी से 0% प्रदूषण होता है, प्रदूषण रहित जो विलयन होता है सीएनजी, उसमें किस किस का होता है, इसमें मेथेन होता है, एथेन होता है और प्रोपेन का मिश्रण होता है। बल्कि एलपीजी की बात करें तो ब्यूटेन और प्रोपेन और क्या होगा, इसमें एथेन होगा। लेकिन एलपीजी में सर्वाधिक मात्रा में ब्यूटेन होता है और सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में CH4 या मीथेन आप लोग कह सकते हैं इसको। तो यहां से पूछा गया सवाल था सीएनजी से क्या तात्पर्य है, तो बता सकते थे सीएनजी जो होता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस इसका पूरा नाम होता है, और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किसका पूरा नाम होता है, एलपीजी का पूरा नाम होता है। ऐसा किसी भी ऑप्शन में हमें नजर नहीं आ रहा था, तो बाकी हम विकल्प चुनाव कर सकते थे, डी विकल्प का चुनाव कर सकते थे कि इनमें से कोई नहीं होगा। बाकी आपको दिया जा सकता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसी प्रकार एक हंसते मुस्कुराते ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और एक गर्मा गर्म सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने पेश किया गया है। पूरे ध्यान के साथ इसके सभी लेक्चर में यदि आप रोजाना मेरे साथ 8 बजे बनते हैं, जुड़ते हैं, आप लोग अपने अन्य साथियों को भी यहां से जोड़ते हैं, तो बहुत से प्यारे से क्वेश्चंस मैंने आपके लिए जो अरेंज किए हैं उनको आप मेरे साथ यहां से पढ़ते ही होंगे, और इनका जवाब भी आप कमेंट बॉक्स में लिखते ही हैं। जैसे पूछा गया भोजन की ऊर्जा को किस मात्रक में मापा जाता है, खाद्य जो ऊर्जा होती है उसको किस में मापा जाता है, इकाई क्या होती है। देखो सेंटीग्रेड, हमने देखो इसके पीछे वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था कि सेंटीग्रेड जो होती है, फ़ारेनहाइट जो होती है, और एक दिया गया केल्विन, ये तीनों ही इकाई होती है किसकी, तापमान की इकाई होती है, टेम्परेचर की इकाई होती है, तीनों की तीनों। बाकी जो कैलोरी होती है, जो भोजन होता है, इस भोजन को जिस इकाई में मापा जाता है वो इकाई होती है क्या, कैलोरी होती है। बल्कि यहां आप लोगों को ऐसे पूछा जाए ना कि तापमान की एसआई इकाई कौन सी होती है, तो तापमान की एसआई इकाई होती है कौन, केल्विन होता है। क्या होता है, केल्विन। बाकी होने को तीनों ही तापमान की इकाइयां हैं, सेंटीग्रेड भी है, फ़ारेनहाइट भी है, केल्विन भी है, लेकिन इसमें से भी केल्विन एसआई यूनिट होती है इसकी। बाकी यहां भोजन के बारे में पूछा गया था, भोजन की ऊर्जा किस रूप में मापी जाती है, तो बता सकते थे कि कैलोरी में मापा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस देखा आप, यदि आप जितने भी पार्ट्स में मेरे साथ सफर किया होगा तो वहां भी इकाइयों से संबंधित आप लोगों ने क्वेश्चंस देखे होंगे। तो आपको राजस्थान पुलिस में यहां से इकाइयों से संबंधित भी एक आध क्वेश्चंस आप लोगों को आगामी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। कुछ छोटी मोटी इकाइयों को मैंने आपको यहां से सिखाने का प्रयास किया है। इसके पिछली क्लासों में भी हमने वाट वगैरह के बारे में जाना था कि वाट किसकी इकाई होती है, वोल्ट किसकी इकाई होती है,
एम्पियर किसकी इकाई होती है। इस प्रकार की चीजों को मैंने आपके साथ यहां शेयर किया था। यदि पूरे ध्यान के साथ सभी लेक्चरों में आप यदि कंटिन्यू बन पा रहे थे तो आप लोगों ने इस प्रकार की चीजों को भी जान रखा होगा। बाकी तापमान में एक रिलेशन भी बता रखा है मैंने कि सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट और केल्विन में एक रिलेशन जो होता है ना, वो संबंध या रिलेशन ये होता है C/5 बराबर F-32/9, F-32/9 और K-273/5 होता है। इन तीनों में से यदि आप एक इकाई से दूसरी इकाई को बदलना चाहते हैं तो इसके द्वारा आप लोग बदल सकते हैं। C/5 मतलब सेंटीग्रेड, F फ़ारेनहाइट -32/9, K-273/5 होता है। इस प्रकार के रिलेशन का किस प्रकार से हम लोग उपयोग करते हैं ऐसा आपने पीछे जान ही रखा है। चलिए बढ़ते हैं, एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है। बाकी आप देख ही रहे हैं कि राजस्थान पुलिस के पेपर में आपको पूछा गया है। बाकी कुछ जुड़ाव की चीजें हैं, इनको भी मैं आपके साथ यहां से शेयर करता हूं। पूछा गया है लोहा तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। लोहा तत्व, लोहा होता है ना, ये आवर्त सारणी में 26 नंबर इसका परमाणु क्रमांक होता है। कितना परमाणु क्रमांक होता है? 26 मेरे दोस्त इसका परमाणु क्रमांक होता है। और ऐसे पूछा गया कि हमारे शरीर में जब लोहे की कमी हो जाएगी कौन सा रोग देखने को मिलेगा, तो हमारी जो आरबीसी होती है, इसे आरबीसी में पूरी की पूरी आरबीसी में क्या भरा रहता है? पूरी की पूरी आरबीसी में हीमोग्लोबिन भरा रहता है। क्या भरा रहता है? हीमोग्लोबिन, यानी कि H भी भरा रहता है। यह भी मेरे दोस्त आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 15 ग्राम पर 100 ml होती है। 15 ग्राम पर 100 ml में होती है। पिछले कुछ दिनों पहले जो आरएस का पेपर लगा था उसमें पूछा गया था कि 15 ग्राम पर 100 ml होता है किसकी मात्रा? हीमोग्लोबिन की मात्रा। और इसी हीमोग्लोबिन का यदि हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, हीमोग्लोबिन, इस हीमोग्लोबिन का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो दो चीजें बनती हैं हमारे पास। एक तो बनती है हीम और एक बनता है क्या? ग्लोबिन। जिसमें ग्लोबिन तो प्रोटीन का प्रकार होता है। किसका प्रकार होता है? प्रोटीन का। और हीम एक रंजक होता है, मतलब रंगने वाला, जिसमें धातु पाई जाती है। कौन सी? Fe धातु पाई जाती है। यदि Fe या लोहे की कमी होगी तो यह हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन पाएगा। यदि हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं बनेगा तो आरबीसी का निर्माण नहीं होगा। और हमारे शरीर में जब आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, आरबीसी की कमी जब होगी, तब हमारे शरीर में रोग होता है कौन सा? एनीमिया रोग या खून की कमी होगी। तो ऐसा ऑप्शन हम यहां से तलाश कर सकते थे। ऐसा ऑप्शन सी ऑप्शन में दिया गया था। बता सकते थे कि सही जवाब यहां से सी ऑप्शन हमारा राइट जवाब होता कि आरबीसी की कमी से, हीमोग्लोबिन की कमी से या लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। बाकी मायोपिया जो होता है ये आंखों को प्रभावित करता है, आंखों से संबंधित होता है। डायरिया उल्टी दस्त को कहते हैं। अस्थमा जो होता है वो श्वास की बीमारी होती है। एनीमिया ब्लड से संबंधित होती है, ब्लड की कमी होना, आरबीसी की कमी होना या हीमोग्लोबिन की कमी होना या लोह तत्व की कमी होना, वो कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग कहलाता है। तो बता ही सकते थे, आसान सी बातें थी। सी आप लोग यहां से विकल्प को चुन सकते थे। चलिए तो देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चंस में भी एक आसान सी बात पूछी गई है और इसके पिछले जो क्वेश्चंस हमने पढ़ रखे हैं उन क्वेश्चनों में भी इससे संबंधित जो बातें थी वहां मैंने आपको इनसे जुड़ाव की चीजें थी वो आपके साथ यहां से शेयर किया था कि भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन होती है। यहां महिला के बारे में पूछा गया है। यदि भारतीय मूल का पहला अंतरिक्ष यात्री यदि पूछा जाए ना, तो पहला अंतरिक्ष यात्री मेरे दोस्त होता है कौन सा? पहला अंतरिक्ष यात्री तो राकेश शर्मा था। कौन था? राकेश शर्मा था। लेकिन यहां से हमें महिला के बारे में पूछा गया है कि पहली भारत की कौन सी महिला है जो अंतरिक्ष का सफर की थी। वो थी कौन सी? कल्पना चावला। कौन थी? कल्पना चावला। और यदि पुरुष के बारे में पूछा जाए या भारत के पहले व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो वो था कौन? राकेश शर्मा। कौन था? राकेश शर्मा। और यदि महिला के बारे में पूछा जाए तो महिला कौन होगी? कल्पना चावला होगी। कौन होगी? कल्पना चावला होगी। डी आप लोग यहां से अपना सही विकल्प का चुनाव कर सकते थे। इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ सकते थे। अगला क्वेश्चन था, देखो क्या, यह भी राजस्थान पुलिस के पेपर में आप लोगों को पूछा गया था 2010 में। एक आसान सी बात आप लोगों को यहां से पूछी गई है और वो ये है कि यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है
यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो उसका रंग कैसा होता है। कोई भी वस्तु लीजिएगा, सफेद और ब्लैक के अलावा, सफेद और काली वस्तु के अलावा कोई भी वस्तु लीजिएगा, वो जिस रंग की आप लोग देखते हो, जिस रंग की वो दिखाई देती हैं, एक्चुअल में वो उसी रंग का परावर्तन करती है। वो कोई भी वस्तु जैसे लाल कलर की दिख रही है ना आपको, तो लाल रंग का परावर्तन कर रही है, तभी आपको वो लाल दिख रही है। बाकी अन्य के बारे में बात करें, पीली वस्तु के बारे में बात करें, तो पीली वस्तु पीले कलर का परावर्तन कर रही है, तभी वो आपको पीली दिख रही है। बाकी सफेद वस्तु के बारे में बात करें ना, तो सफेद वस्तु सभी रंगों का परावर्तन करता है, और सभी मतलब 7 जो कलर होते हैं ना, वो सफेद कलर में समाहित रहते हैं। सफेद प्रकाश की जो किरण होती है, इसमें 7 कलर होते हैं। ये सफेद रंग की कोई भी वस्तु होती है ना, सारे प्रकाश को जो जिस भी प्रकार का आप उस पर प्रकाश डालोगे, उसका क्या करेगा, परावर्तन करेगा। सफेद जो वस्तु होती है वो सभी रंगों को क्या करती है, परावर्तित करती हैं। और इसी कारण गर्मियों के दिनों में हम व्हाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, सफेद कलर के कपड़े पहनते। क्यों? क्योंकि सभी का सभी जो प्रकाश इस पे गिरने वाला है वो सारा परावर्तित हो जाता है, जिससे ऊष्मा नहीं बच पाती है, गर्मी नहीं लगती है, कहने का मतलब। और काली जो वस्तु होती है ये सभी रंगों का क्या करती है, अवशोषण करती हैं, और अवशोषण करने के बाद इसमें गर्मी विकसित होती है, जिसके कारण हमें ज्यादा गर्मी लगती है। तो ध्यान में रखिएगा, सर्दियों में हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, काले कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि ऊष्मा ज्यादा इकट्ठी हो काली वस्तु के पास, जिससे हमें गर्मी लगे। और गर्मियों के दिनों में हम व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि सभी प्रकाश परावर्तित हो सके, ऊष्मा कम वहां पैदा हो सके। तो यहां से ऐसे पूछा कि यदि कोई वस्तु प्रकाश को परावर्तित नहीं करती है तो किस रंग की होगी, वो किस रंग का, सारे के सारे रंग को अवशोषण करेगी, परावर्तन करने के लिए उसके पास बचेगा ही नहीं। वो वस्तु कैसी होगी, वो वस्तु होगी कैसी, काली होगी, काले रंग की वो वस्तु हमें दिखाई देगी। डी विकल्प आप लोगों का यहां से सही जवाब होगा। चलिए दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतरीन सा क्वेश्चन आप लोगों को यहां से पूछा गया है। आसान सी बात थी, राजस्थान पुलिस 2008 के पेपर में आप लोगों को देखने को मिला था। और क्वेश्चंस में था कि भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है। बाकी ज्यादा एक्स्ट्रा बातें आप लोगों को यहां से नहीं भी पता थी, तो एक आसान सी बात आप लोग यहां से हिंट के दौरान ले सकते थे कि किसी भी भूमि की उर्वरकता बढ़ाने के लिए हम गेहूं का नहीं उपयोग करते हैं, ना ही हम गन्ने का उपयोग करते हैं, ना ही हम किसका, चावल का प्रयोग करते हैं। किसी भी यदि भूमि की उर्वरकता यदि हमें बढ़ानी होती है तो वहां हम क्या उगाते हैं, उड़द का उपयोग करते हैं। सही विकल्प आप लोग चुनाव करते तो बी आप लोगों का यहां से सही विकल्प होता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था हमारा, जयपुर फुट के निर्माता कौन है। जयपुर फुट, पहले तो आपको देखो राजस्थान पुलिस के पेपर, राजस्थान पुलिस 2010 के पेपर में पूछा गया है। राजस्थान पुलिस 2010 के पेपर में आप लोगों को यहां से क्वेश्चन पूछा गया कि जयपुर फुट क्या होता है। आपने इसके पीछे की जो सीरीज थी, पीछे की जो क्लासेस थी, वहां भी हमने डिस्कस किया था कि जयपुर फुट होता क्या है। जयपुर फुट एक कृत्रिम पैर है, और इस कृत्रिम पैर के लिए जिस व्यक्ति को हम लोग जानते हैं वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति होता है कौन, डॉक्टर पीके सेट्टी। कौन होता है, डॉक्टर पीके सेट्टी को हम कृत्रिम पैर के लिए जानते हैं, जिसे जयपुर फुट भी कहा जाता है। और जयपुर फुट है क्या, ऐसा सवाल आपको राजस्थान पुलिस के पेपर में ही पूछा गया है। तो सही विकल्प का चुनाव करते तो बताते हम लोग कौन, ए विकल्प का यहां से सही जवाब दे सकते थे। बाकी जयपुर फुट होता क्या है, जयपुर फुट होता है दोस्त क्या, कृत्रिम पैर होता है। क्या होता है, कृत्रिम पैर होता है। सही विकल्प आप लोग चुनाव कर सकते हैं, दोनों से संबंधित कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकता है इसी प्रकार का क्वेश्चंस। चलिए तो इसी प्रकार हंसते मुस्कुराते अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और एक आध क्वेश्चन बचे हैं, इसके बाद हम सेशन को खत्म करने वाले हैं। यहां से किसी वस्तु की स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को क्या कहते हैं। किसी भी वस्तु में अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कौन सी ऊर्जा कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। और स्थितिज जो ऊर्जा होती है, इस स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है क्या, mgh होता है। क्या होता है, mgh, जिसमें m तो क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान। क्या होता है, वस्तु का द्रव्यमान।
h होता है वो वस्तु की क्या होती है, वो वस्तु की ऊंचाई होती है, क्या होती है, ऊंचाई। और g होता है ये नियतांक होता है, इसका मान होता है 9.8 होता है। तो किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसका सूत्र mgh आता है। इसी क्वेश्चंस को आगामी एग्जाम में जैसे थोड़ा सा लैंग्वेज में परिवर्तन करे और ऐसे पूछा जाए, किसी भी वस्तु में गति के कारण कौन सी ऊर्जा होती है, किसी भी वस्तु में गति करने के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv² होता है, जिसमें m होता है वस्तु का द्रव्यमान और v वस्तु का क्या होता है दोस्त, v वस्तु का वेग होता है। तो यहां से बता सकते थे कि किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होगी वो कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ऐसा डी विकल्प में हमें दिया गया है, तो बता ही सकते थे। और किसी भी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो इस प्रकार की आप बातें आप लोगों को एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इंपॉर्टेंट चीजें हैं दोनों की दोनों, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। चलिए दोस्त, हंसते मुस्कुराते ही आज के इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और आप लोगों ने मेरे साथ यहाँ इससे 15 से 20 मिनट के दौरान जुड़ाव रखा होगा, तो पीछे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज इस लेक्चर में शेयर किए हैं आप लोगों के साथ, वो सारे के सारे आपके दिल, दिमाग और जहन में पहुंच पाए होंगे। और इसी प्रकार रोजाना आप मेरे साथ 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। राजस्थान पुलिस के लिए रामबाण सीरीज हमने शुरू की है और इस सीरीज में उन तमाम क्वेश्चनों को हम लोग यहां से पढ़ने वाले हैं, कुछ को हमने यहां से पढ़ भी रखा है। यदि आप आज ही ज्वाइन हुए हो, प्लेलिस्ट को ज्वाइन करें, प्लेलिस्ट के द्वारा सभी वीडियोस आपको क्रम से मिलेंगे, वहां से आप उन सभी क्लासों को 1 बाय 1 करके देखें। आपको पिछली परीक्षाओं में जितने भी राजस्थान पुलिस से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हमने डिस्कस करना यहाँ से शुरू किया है। रोजाना जुड़ते होंगे तो ऐसा आप लोगों को मालूम है। पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है, पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है। पौधे में 2 उत्तक होते हैं, एक तो जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। इनसे संबंधित कार्यों को हमें एग्जाम में पूछा जाता है, तो दोनों को समझाने का प्रयास करता हूं यहां से आप लोगों को। आप यहां पूरे ध्यान से देखिएगा। एक तो होता है कौन, जाइलम, क्या होता है, जाइलम। और एक होता है फ्लोएम, क्या होता है, फ्लोएम। पहले हम जाइलम का काम देखते हैं कि जाइलम का क्या कार्य होता है। पौधे के जड़ों के द्वारा अवशोषित किया गया जो जल होता है, इस जल को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम जो उत्तक करता है वो तो कौन सा होता है, जाइलम। यानी कि ये तो क्या करता है, जल का परिवहन करता है, क्या करता है, जल का परिवहन करता है। और फ्लोएम जो होता है, ये फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है। और भोजन कहाँ बनता है, पौधे की जो पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो भोजन बनाती हैं, इस भोजन को सभी हिस्सों में, पौधे के सभी हिस्सों में पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि भोजन का परिवहन तो कौन करता है, फ्लोएम। और जल का परिवहन कौन करता है, जल का परिवहन करता है कौन, जाइलम करता है। पिछली एग्जाम में आपको राजस्थान पुलिस में एक आसान सी बात आप लोगों को पूछी गई थी कि पौधा का ऐसा कौन सा भाग होता है जो जल का अवशोषण करता है। वो जड़ें होती हैं, कौन होती हैं, जड़ें होती है। जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण या खनिज लवणों का अवशोषण किया जाता है। तो जल व खनिज लवणों का परिवहन तो किसके द्वारा होता है, जाइलम। वह भोज्य पदार्थों का परिवहन पौधे के सभी भागों में होता है, किसके द्वारा, फ्लोएम उत्तक के द्वारा होता है। अब पढ़ते हैं इक्वेशंस को, फिर हम पढ़ते हैं इसके ऑप्शंस को। पौधे में फ्लोएम का कार्य, फ्लोएम पूछा, फ्लोएम हमने जाना, फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन करना। पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन, बिल्कुल यहां से यही विकल्प में हम लोगों को दिया गया था कि पत्तियों से बनाया गया जो भोजन होता है, इस भोजन को पौधे के सभी हिस्सों में परिवहन करने का काम पौधे का कौन सा भाग करता है, फ्लोएम करता है। और यदि जाइलम के बारे में पूछा जाए तो बता सकते हैं जल का परिवहन करेगा। इस प्रकार दोस्तों आप इस सेशन के यहां तक जुड़े होंगे और अपना प्यार मेरे साथ यूं ही आप लोग बनाकर 15 से 20 मिनट का सफर आप लोगों ने तय किया है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए मैंने सेलेक्टेड लेके आया था वो आप लोग समझ पाए होंगे। इसी प्रकार दोस्तों रोजाना 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। राजस्थान पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज हमने शुरू की है साइंस से संबंधित। उसमें उन सभी क्वेश्चनों को हमने यहाँ से पढ़ना शुरू किया है जो पिछली परीक्षाओं में आपको पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने वाला है, बाकी हम मुलाकात करते हैं इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।